वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई पिट्ट कथलू वेब सीरीज लेकर आया हूँ और ये एक तेलुगु लैंग्वेज वेब सीरीज है जो लास्ट वीक फ्राइडे को नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई। एक्चुअल से जब मैंने पोल किया था कि आप पहले कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहते हो, दृश्यम 2 का या तो फिर पिट्ट कथलू का, तो काफी सारे लोगों ने दृश्यम 2 को वोट दिया, इसलिए मैं दृश्यम 2 को आपके सामने लेकर आया। खैर, पिट्ट कथलू जहाँ तक मुझे पता है इसके दो मीनिंग आते हैं। नंबर 1 शॉर्ट स्टोरीज, नंबर 2 चिक स्टोरीज। चिक का मतलब अंडे वाला चिक नहीं, लड़की वाला चिक। इस मूवी को आप जानते हो ना, द हॉट चिक। सिंपल से हमारी हैदराबादी लैंग्वेज में कहे तो पट्टियों की कहानियाँ। और ऑफ कोर्स ये वेब सीरीज औरतों पर बेस्ड है। जैसा पावा कथकल थी ना, पाप की कहानियाँ, उसी तरह है ये वेब सीरीज। इस वेब सीरीज में ओवरऑल से 4 एपिसोड्स है और सच में ये 4 एपिसोड लाजवाब है। ड्रामा है, लव है, रोमांस है, मीनिंग है, काफी सारे वेरिएशंस है इस वेब सीरीज में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। और उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अपना प्यार दिखाइए और पुराने हैं तो और प्यार लुटाइए। एपिसोड 1 नाम है रामुला। एपिसोड की शुरुआत में ही एक लड़की को दिखाया जाता है और इसी का नाम है रामुला, जो एक पूर फैमिली से बिलोंग करती है। अब रामुला के बारे में बात करें तो इसके माँ बाप तो नहीं है, लेकिन इसका बड़ा भाई है और इसके बड़े भाई की शादी हो चुकी है और उसकी एक छोटी बेटी भी होती है। दूसरे सीन में एक और धांसूदार कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन होता है और इस औरत का नाम है स्वरूपा। और फिलहाल स्वरूपा किसी टीवी न्यूज चैनल पे बैठी है। और स्वरूपा के कैरेक्टर के बारे में बात करें तो स्वरूपा सिंपल से यही चाहती है कि हर एक फील्ड में औरतें आगे रहे, औरतों को इंसाफ मिले। और स्वरूपा को ऐसा लगता है कि मर्द जात औरतों को कुचल रही है। इस तरफ रामुला का भाई रामुला के फोन में टिकटॉक वीडियो देखता है जो रामुला किसी और दूसरे लड़के के साथ डुएट कर रही होती है। ये देखने के बाद रामुला का भाई रामुला को डांटने लगता है, काफी सारे सवाल पूछने लगता है कि ये लड़का कौन है, तुम्हारे बगल में क्या कर रहा है, क्या तुम इसे जानती हो, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन रामुला अपने भाई को कुछ बहाना बना के वहाँ से चली जाती है। वहाँ से निकलने के बाद रामुला किसी बस स्टॉप आती है और तभी वहाँ पर एक बंदा आता है हेलमेट लगाकर और इस बंदे का नाम है रामचंद्रन। और ऑफ कोर्स ये दोनों रिलेशनशिप में है। यहाँ आने के बाद रामचंद्रन रामुला से कहता है जल्दी बैठो वरना लेट हो जाएंगे। तो रामुला पूछती है कहाँ पर? तो रामचंद्रन कहने लगता है अरे मजाक मत करो, थिएटर जाना है, क्या तुम भूल गई? तो रामुला पूछने लगती है बताओ तुमने कौन सी सीट बुक की है? तो रामचंद्रन अपना फोन निकालकर रामुला को अपने सीट्स दिखाने लगता है जो रामचंद्रन ने कॉर्नर सीट बुक किया हुआ रहता है। यह देखने के बाद रामुला रामचंद्रन के साथ आने से मना कर देती है। इस तरह से थोड़ी देर इन दोनों के बीच तू मैं होने लगती है। खैर फाइनली रामुला मान जाती है थिएटर जाने के लिए। लेकिन थिएटर जाने के बाद रामुला रामचंद्रन को 2 सीट के बाद बिठाती है ताकि रामचंद्रन रामुला को टच ना करे। ये देखकर रामचंद्रन बहुत इरिटेट हो जाता है और वो धीरे धीरे रामुला को टच करने लगता है। लेकिन तभी रामुला खींच के एक छापड़ लगाती है और रामचंद्रन से कहने लगती है उठो यहाँ से, फौरन उठो, मुझे भूख लगी है, जाके पॉपकॉर्न ले आओ। उसके बाद रामचंद्रन बाहर जाता है पॉपकॉर्न लेने के लिए और तभी वहाँ पर रामुला का भाई आता है और रामचंद्रन को बिल्कुल भी पता नहीं कि ये रामुला का भाई है। और इसी बातों में रामुला का भाई रामचंद्रन को बताता है कि मैं रामुला का भाई हूँ। उसके बाद क्या था, रामुला का भाई इन दोनों को बाहर बुलाता है और रामचंद्रन को देखते ही पहचान लेता है, अरे तुम वही लड़के हो ना, एक्स एमएलए के बेटे, अरे बेटा हेलमेट लगा लो वरना इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। उसके बाद रामुला का भाई रामचंद्रन से पूछने लगता है कौन है ये लड़की? तो रामचंद्रन रामुला के भाई को कहने लगता है मेरी फ्रेंड है, जस्ट फ्रेंड है मेरी। यह सुनने के बाद रामुला का भाई रच के रामुला को एक छापड़ लगाता है और ये बात सुनने के बाद रामुला को भी बहुत गुस्सा आता है और रामुला अपने पैर से चप्पल निकालकर रामचंद्रन को बहुत मारने पीटने लगती है। तुम्हारी डैश में इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम मेरे भाई के सामने सच बोल सको, और दौड़े चले आए थिएटर। क्या मैं तुम्हारी जस्ट फ्रेंड हूँ BSD के? खैर जाते जाते रामुला का भाई रामचंद्रन से कहने लगता है बेटा पहले तुम अपने घर में बात करो, तब जाके मेरी बहन के पास आना। उसके बाद रामचंद्रन हिम्मत जुटाकर अपने बाप के सामने जाता है रामुला की बात करने के लिए। लेकिन रामचंद्रन अपने बाप को देखते ही इसकी फटने लगती है। खैर इसी बातों में रामचंद्रन का बाप रामचंद्रन से कहने लगता है तुम ऐसे नहीं सुधरोगे, पहले तुम्हारी शादी कर देनी चाहिए। ऐसा कहते हुए रामचंद्रन का फादर रामचंद्रन को एक लड़की की फोटो दिखाता है अपने मोबाइल में। तो रामचंद्रन उस लड़की को फोटो देखकर कहता है वाह लड़की तो गोरी है। और रामचंद्रन का बाप रामचंद्रन से कहने लगता है कल ही वो लोग तुम्हें देखने के लिए हमारे घर आ रहे हैं, थोड़ा ढंग से रहना। खैर उसी दिन शाम रामचंद्रन रामुला से जा मिलता है जहाँ पर इन दोनों के बीच काफी सारी तू मैं होने लगती है।
क्योंकि ऑफकोर्स सुबह में रामचंद्रन ने बहुत बड़ा कांड किया था। और इसी तूतू मैमे के बीच रामचंद्रन रामला से कहता है अब हमारे दरमियान में कुछ नहीं है, ब्रेकअप। तो रामला पूछने लगती है मेकअप, आप कौन मेकअप करेगा बे? तो रामचंद्रन कहने लगता है मेकअप नहीं मेरी माँ, ब्रेकअप ब्रेकअप। इसका मतलब तुम्हारे मेरे बीच कुछ नहीं है, खत्म, वोवर। ये सुनने के बाद बेचारी रामला बहुत इमोशनल हो जाती है। खैर दूसरे सीन में स्वरूपा दीदी को दिखाया जाता है जो किसी मीटिंग में बैठी हुई रहती है और इस मीटिंग में बुलाने वाले ने पहले एमएलए को स्टेज पर बुलाता है, जिसकी वजह से स्वरूपा को बहुत गुस्सा आता है और वहाँ के बंदे को ये बुलाकर इसे वार्निंग देती है अगर अगली बार तुमने स्टेज पर मुझे नहीं बुलाया तो तुम्हारी खैर नहीं। तो वो बंदा डरते हुए स्वरूपा दीदी को स्टेज पर बुलाता है और उसे हार पहनाता है। मतलब इस तरह का कैरेक्टर होता है स्वरूपा का, ऑल आर इक्वल। इस तरफ रामला किसी ब्रिज के पास जाती है अपनी जान देने के लिए और ऑफकोर्स उसी रास्ते से स्वरूपा मीटिंग से होकर वापस आ रही होती है। तो स्वरूपा रामला को देख लेती है और अपने आदमियों को भेज के रामला को बचा लेती है। उसके बाद स्वरूपा दीदी रामला को अपने घर बुलाती है और जो कुछ हुआ इससे पूछने लगती है। तो रामला सारा सब कुछ स्वरूपा दीदी को सच बता देती है और रामला के बारे में जानने के बाद स्वरूपा रामला को एक आइडिया देती है। खैर इस तरफ रामचंद्रन को देखने के लिए लड़की वाले आते हैं और इसी दरमियान में रामचंद्रन का फादर रामचंद्रन से कहने लगता है अरे बेटा लड़की को हमारा घर दिखाओ, जाके उससे बात करो। तो उसी तरह से रामचंद्रन उस लड़की को टेरेस पर ले जाता है। यहाँ पर इन दोनों के बीच काफी सारी बातें होने लगती है, तो डिटेल में मैं जाना नहीं चाहता। और इसी बातों ही के दरमियान रामला रामचंद्रन को मैसेज करने लगती है, लेकिन रामचंद्रन रामला के मैसेजेस को इग्नोर करने लगता है और इस लड़की से बात करते रहता है। और इसी मैसेजेस के दौरान रामला अपनी हॉट पिक्चर क्लिक करके रामचंद्रन को सेंड कर देती है और उसे पूछने लगती है क्या तुम आना चाहते हो? यह हॉट पिक्चर देखने के बाद रामचंद्रन फौरन अपने घर से बाहर जाने लगता है रामला के पास। और जब वो रामला के पास जाता है सच में रामला रामचंद्रन का वेट करती रहती है किसी बिस्तर के पास। उसके बाद क्या था, इन दोनों के बीच फिजिकल रिलेशनशिप होता है। इसी में हमें ये बात पता चलती है कि उस रूम में एक कैमरा होता है जो स्वरूपा दीदी ने फिट किया है। खैर काम खत्म होने के बाद रामचंद्रन अपने घर आता है और रामचंद्रन का फादर इसे डांटने लगता है और तभी रामचंद्रन अपने बाप को रोकते हुए अपने बाप से कहने लगता है देखो पापा, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, उसका नाम है रामला और वो हमारी कैस्ट की नहीं है। अगर तुमको पसंद है तो मैं उसी से ही शादी करूँगा, अगर तुमको पसंद नहीं है तो हम दोनों भाग के शादी कर लेंगे, यही मेरा फैसला है। ऐसा कहने के बाद रामचंद्रन अपने बिस्तर पर आकर अपनी वो स्वीट मेमोरीज याद करते हुए शर्माने लगता है बेचारा। और इस तरफ रामला अपना वो इंसिडेंट याद करके रोने लगती है कि रामचंद्रन ने रामला का फायदा उठाया। और इसी दरमियान में रामचंद्रन रामला को फोन करता है और उसे कहने लगता है आई लव यू। अरे पागल लड़की, आज क्या हुआ तुम्हें पता है? मैंने मेरे बाप से खुल्लम खुल्ला बता दिया कि अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे ही करूंगा। और हाँ, तुम भी रेडी रहना, मैं बैंड बाजा लेकर तुम्हारे घर आ रहा हूँ तुम्हारे भाई से तुम्हारा हाथ मांगने के लिए। ये सुनने के बाद रामला बहुत खुश हो जाती है और वो फौरन स्वरूपा दीदी को फोन करती है और जो कुछ रामचंद्रन ने कहा वो स्वरूपा दीदी को बताने लगती है। तो उस वक्त एक्चुअली स्वरूपा किसी टीवी न्यूज चैनल पे होती है अपना इंटरव्यू देने के लिए। और रामला की बात सुनने के बाद रामला से कहने लगती है मैंने अपना खेल अभी तक शुरू नहीं किया, खेल तो अब शुरू होने वाला है। और एक्चुअल से स्वरूपा का खेल यही होता है कि वो उस वीडियो को टीवी न्यूज में टेलीकास्ट करे। और ये वीडियो क्लिप रामला का भाई देखने लगता है, उसकी भाभी देखने लगती है और उसी तरह उस गांव के सारे लोग भी देखने लगते हैं, जिसकी वजह से रामला बहुत शर्मिंदा हो जाती है। और इस तरफ बेचारा रामचंद्रन बैंड बाजा बारात लेकर रामला के घर आता है डांस करते हुए। लेकिन इस तरफ रामला अपने घर के टेरेस के ऊपर जाकर वहां से सीधा जंप लगाती है और उसकी लाश रामचंद्रन के सामने होती है। इस तरह से ये एपिसोड यहाँ पर दी एंड होती है। अब एंडिंग और मैसेज की बात करें तो हमारी सोसाइटी में कुछ बड़े लोग ऐसे भी है, ऐसे बड़े लोग दो दिलों को जोड़ने के बजाय दो दिलों को तोड़ने का काम करते हैं और इसी तरह दूसरों की बर्बादी पर अपनी कामयाबी ढूंढने लगते हैं। अब पॉलिटिक्स के बारे में तो बात ही मत करो। खैर एपिसोड 2 नाम है मीरा। सच में ये एपिसोड भाई साहब गजब, गजब मतलब गजब। तो एपिसोड की शुरुआत में ही एक कपल को दिखाया जाता है। लड़की का नाम है मीरा और लड़के का नाम है शिवा। और मीरा एक्चुअल से एक राइटर होती है, बुक राइटर। और जब मीरा अपने लैपटॉप में अपनी बुक लिख रही होती है तो शिवा
मीरा को सेड्यूस करते हुए इसे डिस्टर्ब करने लगता है। और इसी बातों ही बातों में मीरा शिवा से कहने लगती है, शिवा अब तुम यहाँ से चले जाओ, टाइम हो चुका है, थोड़ी देर बाद विश्वा आने वाला है। इसका मतलब ये दोनों मियाँ बीवी नहीं है। खैर शिवा जाने के बाद विश्वा यहाँ पर आता है, मीरा का पति। और यहाँ पर इन दोनों की स्टोरी बताता हूँ, सुनिए। एक्चुअल से मीरा के 2 बच्चे हैं और उसी तरह मीरा फिलहाल अब प्रेग्नेंट है। और उसी तरह आज इन दोनों की मैरिज एनिवर्सरी है। और विश्वा गुस्से में मीरा से कहने लगता है, पार्टी में तो थोड़ा ढंग के कपड़े पहना करो। और इन दोनों की बातों से हमें ये बात पता चलती है कि इन दोनों का रिलेशनशिप कुछ ठीक नहीं है। खैर उसके बाद पार्टी वगैरह होने लगती है और पार्टी में काफी सारे मेहमान आए हुए रहते हैं। और इसी पार्टी के दरमियान में विश्वा का एक फ्रेंड मीरा की तारीफ करने लगता है कि मीरा 2 बच्चों की माँ होने के बावजूद भी वो ऐसी नहीं दिखती, मीरा बहुत ही खूबसूरत दिखती है। ये बातें सुनने के बाद विश्वा को कहीं पर जलने लगता है। और इसी बीच मीरा की एक फ्रेंड मीरा के हाथ में एक चोट दिखती है और वो मीरा से पूछने लगती है, क्या विश्वा ने फिर से तुमको मारा? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि तुम मुझसे तलाक ले लो। तो मीरा अपनी फ्रेंड को बताने लगती है, वो ऐसा करने नहीं देगा, वो मुझे मार देगा लेकिन अपने से जुदा नहीं होने देगा वो। तो उसी पार्टी में एक और बंदा होता है और इसका नाम है अब्बास। और अब्बास विश्वा का फ्रेंड है और अब्बास भी मीरा की बहुत तारीफ करने लगता है और ऑफ कोर्स विश्वा को जलने लगता है। और इसी दरमियान में मीरा का बॉयफ्रेंड शिवा वहाँ पर आता है और मीरा को इशारों से बुलाने लगता है। तो मौका देखकर मीरा शिवा से जा मिलती है और शिवा मीरा से अपना प्यार का इजहार करने लगता है कि मैं तुम्हें देखे बगैर एक पल नहीं रह सकता, मीरा प्लीज मेरे साथ आ जाओ, हम दोनों कहीं पर चले जाएंगे। लेकिन मीरा इसके लिए मानती नहीं। क्या तुम पागल हो चुके हो शिवा, ये नामुमकिन है। और मीरा शिवा को फोर्स करने लगती है, प्लीज शिवा तुम यहाँ से चले जाओ, हम बाद में मिलेंगे। और तभी विश्वा मीरा को ढूंढते हुए उसी जगह पर आता है और मीरा बहाना बनाकर विश्वा को बताने लगती है कि मैं बच्चों को ढूंढते हुए यहाँ पर आई हूँ। तो विश्वा कहता है, बच्चे तो वहाँ पर है। खैर उसके बाद अब्बास ने एक पेंटिंग ड्रा की रखी होती है और वो उन लोगों को बताने लगता है। एक्चुअल से अब्बास भी एक आर्टिस्ट होता है। और इस पेंटिंग को देखकर एक औरत अब्बास से कहने लगती है, क्या तुम्हें नहीं लगता अब्बास कि इस औरत की आंखें मीरा से मिलती जुलती है? ये सुनने के बाद कुछ लोग हाँ कहते हैं, कुछ लोग ना कहते हैं। और वहीं पर विश्वा का एक छोटा भाई भी होता है और वो भी मीरा की तारीफ करने लगता है। ये सुनने के बाद विश्वा को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने छोटे भाई को एक छापड़ लगाता है और पार्टी पूरी मिट्टी में मिल जाती है। खैर कमरे में आने के बाद मीरा विश्वा से कहने लगती है कि तुम संदीप को सॉरी कहना चाहिए, बेचारा संदीप रो रहा है, तुम्हें उसे इस तरह से मारना नहीं चाहिए था। लेकिन विश्वा मीरा पर शक करने लगता है, अच्छा अब तुम्हारी नजर मेरे छोटे भाई पर भी पड़ी है? क्या तुम्हारा रिलेशनशिप अब्बास के साथ है? क्या तुम अब्बास के साथ सो रही हो? इस तरह से विश्वा मीरा के साथ कुछ घिनौनी बातें करने लगता है। और इसी बातों ही बातों में विश्वा मीरा का लैपटॉप देखता है और उसे छीनने की कोशिश करता है, ये देखने के लिए एक्चुअल से मीरा अपने लैपटॉप में क्या लिख रही है। तो मीरा अपना लैपटॉप विश्वा को नहीं देती, लेकिन विश्वा जबरदस्ती मीरा के हाथ से उसका लैपटॉप छीन लेता है और मीरा को एक कमरे में बंद कर देता है। उसके बाद विश्वा मीरा के लैपटॉप को ओपन करता है जहाँ पर मीरा ने कुछ वर्ड्स लिखे हुए रहते हैं। यहाँ पर मैं पूरी बात तो नहीं सुनाऊंगा, लेकिन एक छोटी सी बात ये है कि मीरा ने ये लिखा था कि हर एक लड़की के जिंदगी में शादी से पहले उसका एक पास्ट होता है, ब्यूटीफुल पास्ट, जो वो लड़की कभी भी नहीं भूलती। तो ये पैराग्राफ पढ़ने के बाद विश्वा को और शक होने लगता है कि शायद मीरा का किसी के साथ अफेयर है। और दूसरे ही दिन विश्वा मीरा को हॉस्पिटल ले जाता है पैटर्निटी टेस्ट करवाने के लिए। मतलब मीरा के पेट में जो बच्चा है, ये बच्चा विश्वा का है या किसी और का, ये पहचानने के लिए। तो डॉक्टर कहने लगती है कि टेस्ट के रिजल्ट्स आने में और 1 दिन टाइम लगेगा। जब ये दोनों अपने घर वापस आ रहे होते हैं तो मीरा विश्वा को फिर से समझाने लगती है कि विश्वा, जो तुम समझ रहे हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मेरे जिंदगी में तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है और तुम मुझे टाइम कहाँ पे देते हो? ऑलरेडी हमारे 2 बच्चे हैं और एक और बच्चा मेरे पेट में है। खैर घर आने के बाद विश्वा मीरा पर हर वक्त नजरें रखे हुए रहता है कि मीरा क्या करती है, कैसे बर्ताव करती है, अपने बच्चों के साथ कैसे बिहेव करती है। और जब संदीप मीरा के बच्चों को पानी नहला रहा होता है स्विमिंग पूल में, तो मीरा वहाँ पर आती है और इन दोनों को एक साथ देखकर विश्वा के दिमाग में एक गंदी सोच पैदा होने लगती है कि शायद मीरा का अफेयर संदीप के साथ हो सकता है। ऐसा विश्वा इमेजिनेशन करने लगता है। और रात होने के बाद विश्वा का बच्चा विश्वा के पास आता है तो विश्वा अपने बच्चे को जोर से दूर फेंक देता है। ये देखकर अंदर से मीरा और संदीप बाहर भागते हुए आते हैं और संदीप मीरा के बच्चे को उठाने लगता है। ये देखकर विश्वा को और गुस्सा आता है और वो संदीप को
दो चार झापड़ लगाने लगता है और उसे पूछने लगता है, क्या ये तुम्हारा बच्चा है? क्या तुम मेरी बीवी के साथ सोए हो? ये मेरा बच्चा है, तुम्हारा नहीं। खैर, कमरे में आने के बाद विश्वा मीरा से यही सवाल पूछने लगता है कि मीरा, पता नहीं मुझे क्या हो गया, प्लीज मुझे सच बताओ, इनमें से मेरा बच्चा कौन सा है, मेरा बच्चा कौन सा नहीं है। ये सुनने के बाद मीरा फिर से विश्वा को समझाने लगती है, विश्वा, जो तुम सोच रहे हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हारा दिमाग खराब मत करो। ऐसा कहते हुए मीरा विश्वा को नींद की टैबलेट देकर उसे सुला देती है और आधी रात को विश्वा को होश आता है और उसी होश में विश्वा ये सुनता है कि मीरा किसी से फोन में बात कर रही होती है और वो उस बंदे से कह रही होती है कि तुम वहीं पर वेट करो, मैं आ रही हूँ। उसके बाद मीरा वहाँ पर नहीं होती तो विश्वा किसी भी तरह करके अपने बिस्तर से नीचे उठता है और वो मीरा को इधर उधर ढूंढने लगता है, लेकिन मीरा उस घर में नहीं होती। तो विश्वा फौरन अब्बास के घर जाता है और उसे पूछने लगता है, बताओ मेरी बीवी कहाँ पर है? क्या तुम मेरी बीवी के साथ सो रहे हो? ऐसा कहते हुए विश्वा अब्बास को बहुत बुरी तरह से मारने पीटने लगता है, जिसकी वजह से अब्बास बेहोश गिर जाता है। उसके बाद विश्वा मीरा को बुलाने लगता है, लेकिन ऑफकोर्स अंदर से मीरा आने के बजाय कोई और बंदा बाहर आता है। इससे हमें ये बात पता चलती है कि अब्बास एक गे है। उसके बाद क्या था, पुलिस वहाँ पर आती है और विश्वा को अरेस्ट कर ले जाती है। उसके बाद पुलिस स्टेशन में एक लेडी पुलिस इंस्पेक्टर इस केस को डील करने लगती है और ये पुलिस वाली विश्वा से पूछने लगती है, क्यों तुमने अब्बास को मारा? तो विश्वा खुल्लम खुल्ला उस पुलिस वाली को बताने लगता है कि अब्बास मेरी बीवी के साथ सो रहा है। उसके बाद वो पुलिस वाली मीरा से जा मिलती है और मीरा जो कुछ है वो साफ साफ उस पुलिस वाली को बताने लगती है कि मेरा किसी के साथ अफेयर नहीं है, ये सब कुछ विश्वा का वहम है। और इसी तरह वो पुलिस वाली मीरा के फ्रेंड से और विश्वा के फ्रेंड से पूछताछ करने लगती है और पूछताछ करने पर इस पुलिस इंस्पेक्टर को ये बात पता चलती है कि विश्वा एक्चुअली मीरा पर शक करता है, मीरा का कोई ऐसा अफेयर नहीं है किसी के साथ। और इसी तरह विश्वा मीरा को लेकर हद से ज्यादा पॉजिटिव है। उसके बाद मीरा एक लॉयर को हायर करती है विश्वा को बाहर लाने के लिए, लेकिन जेल में विश्वा का कहना यही होता है कि इसने होशो आवाज में अब्बास को मारा और बाहर आने के बाद भी वो अब्बास को मारेगा। खैर, उसके बाद सीन फिर से 3 महीने बाद शिफ्ट होता है, जहां पर कोर्ट ये फैसला दे चुकी होती है कि विश्वा ने अब्बास को अटेम्प्ट टू मर्डर किया है, जिसकी वजह से विश्वा को 7 साल की जेल हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर इस एपिसोड का असली सस्पेंस रिवील होता है और मीरा अपने घर में आते आते मुस्कुराने लगती है कि इसका प्लान कामयाब हो चुका है। एक्चुअल से मीरा और विश्वा का रिलेशनशिप कुछ ठीक नहीं है और इसकी वजह यह है कि विश्वा हद से ज्यादा मीरा पर शक करता था और इसी तरह मीरा को पसंद हो या ना हो, विश्वा मीरा के साथ फिजिकल रिलेशनशिप रखता था और विश्वा मीरा के हाथ में 2 बच्चे थमा दिया। सिंपल से बात करें, इट्स कॉल्ड इमोशनल सिक्योरिटी। मतलब अगर मीरा 2 बच्चों की मां बन गई तो मरते दम तक मीरा विश्वा के साथ ही रहना पड़ेगा इसकी बच्चों की देखभाल करने के लिए, और विश्वा का यही प्लान था। लेकिन मीरा विश्वा को नहीं चाहती थी, वो विश्वा के चंगुल से बाहर जाना चाहती थी। और किसी कराटे क्लास में एक टीचर अपने स्टूडेंट को ये इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है कि तुम अपने आप को कभी भी कमजोर मत समझना, तुम अपने दुश्मन की ताकत को उसकी कमजोरी बना दो। और ऑफ कोर्स विश्वा की कमजोरी क्या थी कि विश्वा मीरा पर शक करता था और मीरा जानबूझ के विश्वा के अंदर और शक पैदा किया। वो जानबूझ के किसी से फोन में बात करती रहती थी, हालांकि उस तरफ कोई भी नहीं था। और उसी तरह मीरा अब्बास के करीब आती थी और उसी तरह संदीप के करीब आती थी और मीरा ने विश्वा के अंदर इतना बड़ा शक पैदा किया कि विश्वा ये शक करने लगा कि मीरा के साथ 2 बच्चे हैं, क्या वो मेरे हैं या किसी और के। हालांकि मीरा का कोई बॉयफ्रेंड ही नहीं था। इट्स ऑल आर हर इमेजिनेशन। इस तरह से मीरा विश्वा को जेल भेज देती है और वो अपनी फ्रीडम की जिंदगी जीने लगती है। तो दोस्तों, इस एपिसोड का मीनिंग मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इसी में है वो डीप मैसेज। खैर, एपिसोड 3 नाम है एक्स लाइफ और एपिसोड की शुरुआत में ही एक बंदा हम व्यूवर्स को ये बताने लगता है कि एक बंदे ने एक ऐसी दुनिया बनाई है कि सारे लोग उस दुनिया में जाके फंस चुके हैं और वो दुनिया और कुछ नहीं, वर्चुअल रियलिटी है। लोग असली दुनिया को भूल चुके हैं। इन लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता कि एक्चुअल से दुनिया में हो क्या रहा है। इन लोगों को तो सिर्फ वो झूठी दुनिया चाहिए और इसी कंपनी का नाम है एक्स लाइफ। यही कंपनी लोगों को वर्चुअल रियलिटी वर्ल्ड प्रोवाइड करती है। उसके बाद इस कंपनी में एक बंदा आता है और उसका नाम है कोको और कोको कोलंबिया का जनरल है और एक्स कंपनी के ओनर ने कोको को यहाँ पर इनवाइट किया है और एक्चुअल से सच में एक्स लाइफ बहुत ही फ्यूचर में चल रही होती है।
उसके बाद कोको एक बंदे के पास जाता है और इसी का नाम है विक्रम रामास्वामी, शॉर्टकट में विक, और यही एक्स लाइफ का मालिक है। तो कोको यहाँ आने के बाद विक्रम कोको को वर्चुअल वर्ल्ड ट्राई करने के लिए कहता है, लेकिन कोको मना कर देता है। लेकिन विक्रम कोको को जबरदस्ती वर्चुअल वर्ल्ड में भेजने लगता है। इस तरह से विक्रम कोको को काफी सारी जगह उसे घुमाने लगता है। और इसी दरमियान में विक्रम कोको को उसका बेटे का रिलेशनशिप दिखाता है, मतलब कोको का बेटा गे होता है। और विक्रम एक्चुअल से ये चाहता है कि एक्स लाइफ कोलंबिया में भी एंटर करे, लेकिन कोको इस बात के लिए मना कर देता है। और विक्रम ये वीडियो क्लिप दिखाकर उसे ब्लैकमेल करने लगता है। और इसी मीटिंग के दरमियान में एक्स लाइफ के 4 बिलियन यूजर्स बन जाते हैं। और तभी कोई अनजान बंदा एक्स लाइफ को हैक करने लगता है और बैकग्राउंड में वो बंदा ये कहने लगता है कि ए लोगों, तुम अपनी झूठी दुनिया से बाहर आओ, रियल दुनिया देखो। लेकिन कुछ ही सेकंड के बाद विक्रम अपने सिस्टम को ठीक कर देता है और इसी तरह विक्रम के आदमियों ने उस हैकर को पकड़ लेते हैं और इसका नाम है विल, पता नहीं क्या है इसका नाम। और एक्चुअल से विल ये चाहता है कि वो दुनिया को सेव करे। ऑफ कोर्स लोग रियल दुनिया को भूल चुके हैं और वो वर्चुअल रियलिटी में जी रहे हैं। और विल ऐसे लोगों को वापस अपनी दुनिया में लाना चाहता है, क्योंकि देखते ही देखते दुनिया बर्बादी की तरफ बढ़ रही है। और इसी दरमियान में विल विक्रम को लव के बारे में बताने लगता है। और यहाँ पर मैं आपको ये बात बता दूं कि विक्रम के नजरिए में लव का मतलब एक ही होता है, एफयूसी के बच्चे पैदा करना, और वो बच्चे फिर से एफयूसी के करे और वो भी बच्चे पैदा करे। मतलब विक्रम प्यार को नहीं मानता। उसके बाद विक्रम विल के माथे पर एक चिप, एक डिवाइस लगा देता है, जिसकी वजह से विल पैरालाइज हो जाता है। लेकिन इस डिवाइस की ये खासियत होती है कि जो दूसरे लोग कह रहे होते हैं वो उस बंदे को सुनाई देता है, लेकिन हरकत नहीं कर पाता। खैर इसके बाद शायद विक्रम विल को मार देता है, पता नहीं। और जब विक्रम वापस आ रहा होता है तो विक्रम किचन में एक लड़की को देखता है, जो एक बंदा उस लड़की को डांट रहा होता है क्योंकि इस लड़की ने खाने को चुरा के खा रही थी। ये देखने के बाद विक्रम अपने सिक्योरिटी गार्ड, जिसका नाम होता है क्रांति, वो उससे कहने लगता है इस लड़की को वार्निंग देके छोड़ दो। खैर उसी दिन रात विक्रम अपनी माँ की फोटो देखता है, जो बहुत ही सिंपल सीधी सादी होती है। अपनी माँ को देखने के बाद विक्रम को वो लड़की याद आने लगती है जो इसने आज सुबह किचन में देखा था, और अपने कंप्यूटर की मदद से उस लड़की को फाइंड आउट करने लगता है। तो इस लड़की को देखने के बाद विक्रम अपने सिक्योरिटी को ऑर्डर करने लगता है कि तुम फौरन उस लड़की के पास जाकर उसे और कुछ खाना दो। उसके बाद एक बंदा, पता नहीं क्या नाम है इसका, ये विक्रम के पास आता है क्योंकि इसका बिजनेस डाउन होता जा रहा है और ये बूम करने के लिए विक्रम के पास आता है। और ये बंदा विक्रम को अपने वर्चुअल वर्ल्ड में ले जाता है, जहाँ पर उस बंदे के पास कुछ मॉडल्स होती है। और यहाँ पर बात यह है कि लोग इन मॉडल्स को देख के इंटरेक्ट होना चाहिए, तभी इस बंदे का बिजनेस बढ़ेगा। और इस बंदे ने अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए काफी सारे ट्राई कर चुका था, इवन तो इसने मॉडल्स को न्यूड भी खड़ा किया, लेकिन नो इंटरेक्शन। ये देखने के बाद विक्रम उस लड़की को अपने ऑफिस में बुलाता है और इसे उसका नाम पूछने लगता है, और इस लड़की का नाम है दिव्या। और देखते ही देखते विक्रम दिव्या की मॉडल बनाने लगता है और दिव्या को वर्चुअल वर्ल्ड में भेज देता है। लेकिन ऑफकोर्स दिव्या एक लोअर क्लास की लड़की होती है, उसे मॉडल कैसे चलते हैं ये तक नहीं पता होता, तो दिव्या वहीं पर गिर जाती है। लेकिन तभी देखते ही देखते वहाँ के लोग दिव्या को उठाने की कोशिश करते हैं, उसे हेल्प करने लगते हैं। इस तरह से वो लोग दिव्या से इंटरेक्ट होने लगते हैं और तब जाके विक्रम इस बंदे को समझाने लगता है, क्या तुम्हें पता है लोग हेल्प करने में आगे रहते हैं, स्पेशली जब कोई लड़की की बात हो तो। इस तरह से विक्रम उस बंदे को कुछ बिजनेस के आइडियाज देके वहाँ से भेज देता है। उसके बाद विक्रम दिव्या से कहने लगता है कि आज के बाद से तुम किचन पे काम करना बंद करो और आज के बाद से तुम मेरी पर्सनल सेक्रेटरी हो। उसके बाद विक्रम दिव्या को डिनर पे बुलाता है। तो डिनर पे आने के बाद दिव्या को ये डिनर का माहौल अच्छा नहीं लगता। उसके बाद फटाक से विक्रम दिव्या को किसी और जगह पर ले जाता है। मतलब ये सारा सब कुछ वर्चुअल वर्ल्ड में चलता है, लेकिन दिव्या ये चाहती है कि वो असली खाना खाए क्योंकि दिव्या को भूख लगी है। ये सुनने के बाद विक्रम दिव्या को वहाँ से उठाता है और उसे कहने लगता है चलो हम एक रेस्टोरेंट चलते हैं, मैंने वहाँ पर एक टेबल बुक किया है। इस तरह से विक्रम दिव्या को अपनी कंपनी से बाहर ले जाता है। तो यहाँ पर हमें ये बात पता चलती है कि विक्रम ने काफी सालों बाद बाहर निकला है और सच में बाहर का माहौल बहुत ही बुरा होता है, जस्ट लाइक अपोकैलिप्स। और इसी बातों में विक्रम दिव्या से कहने लगता है क्या मैं जिम्मेदार हूँ इन सारी चीजों का, मैंने लोगों को फोर्स नहीं किया, वो खुद हमारे कंपनी में आए, वर्चुअल वर्ल्ड में घुसे, इसमें मेरी क्या गलती है? अगर लोगों को पसंद नहीं
दे कैन स्टॉप लिविंग। उसके बाद दिव्या विक्रम को अपनी फेवरेट जगह पर ले जाती है और वो फेवरेट जगह और कुछ नहीं एक्स लाइफ की बिल्डिंग के ऊपर, और विक्रम के हाथ में एक सैंडविच थमा देती है और दिव्या के नजरिए में यही स्पेशल डिनर है। उसके बाद विक्रम दिव्या को उसके बारे में पूछने लगता है तो दिव्या कहने लगती है कि इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, मेरे माँ बाप मर चुके हैं, ना कोई मेरा बॉयफ्रेंड है। उसके बाद दूसरे दिन कुछ न्यूज रिपोर्टर्स विक्रम के पास आते हैं कुछ सवाल पूछने के लिए, और इन सवाल में कुछ पॉजिटिव सवाल भी होते हैं और कुछ नेगेटिव सवाल भी होते हैं। और इन्हीं रिपोर्टर में से एक बंदा अपनी गन लेकर विक्रम को शूट करने ही वाला होता है कि तभी दिव्या विक्रम के सामने आ जाती है और दिव्या घायल हो जाती है। उसके बाद विक्रम दिव्या को अपने रूम में लाता है, उसकी बहुत केयरिंग करने लगता है। इस तरह से धीरे धीरे ये दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं। उसके बाद विक्रम अपनी कंप्यूटर की मदद से दिव्या को सर्च करने लगता है, लेकिन दिव्या का अता पता नहीं होता। और तभी विक्रम अपने कंप्यूटर स्क्रीन में ये देखता है कि इसका पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड क्रांति दिव्या को डांट रहा होता है। ये देखने के बाद विक्रम क्रांति को फायर कर देता है और यहाँ पर दिव्या अपनी जान देने के लिए बिल्डिंग के ऊपर चढ़ती है और तभी वहाँ पर विक्रम आकर दिव्या को बचा लेता है और तब जाके ये दोनों एक दूसरे को आई लव यू कहने लगते हैं। उसके बाद विक्रम दिव्या को एक बहुत ही स्पेशल रूम में ले जाता है। दिस इज द हार्ट ऑफ द एक्स लाइफ, कोर ऑफ द एक्स लाइफ, मतलब इसी रूम में सारे लोगों का डेटा छुपा होता है। और विक्रम ने दिव्या को भरोसा करते हुए पहली बार किसी को इस रूम में लाया है। यहाँ आने के बाद दिव्या विक्रम के करीब आकर विक्रम से कहने लगती है क्या तुम दरवाजा बंद कर सकते हो। तो उसी तरह से विक्रम उस दरवाजे को बंद कर देता है और देखते ही देखते दिव्या पैरालाइज का डिवाइस विक्रम के माथे पे थमा देती है। और बाद में हमें ये बात पता चलती है कि दिव्या भी उन्हीं ग्रुप्स में से एक है जो एक्स लाइफ को बर्बाद करना चाहते हैं। और दिव्या ने अपने पास एक हथियार था, उस हथियार को इस्तेमाल करके वो विक्रम के करीब आई और वो है प्यार। विक्रम दिव्या से प्यार करने लगा और इसी प्यार को आगे रखकर दिव्या विक्रम को धोखा दिया और उसे यहाँ तक बुला लाई। खैर दिव्या ऐसा कहते हुए उस कोर को, उस डेटा को बॉम्ब से फिट करने लगती है ताकि इन सारे डेटा को ब्लास्ट कर सके। और बॉम्ब्स फिट करने के बाद दिव्या विक्रम के बाहों में सो जाती है और यहाँ पर काउंटडाउन शुरू होने लगता है 3, 2, 1 बूम। एक्स लाइफ ब्लास्ट होने के बाद सारे के सारे लोग अपनी रियल लाइफ में आते हैं, अपनी रियल दुनिया में आते हैं, अपने रिलेशनशिप को जानते हैं। इस तरह से ये एपिसोड यहाँ पर दी एंड होती है। सिंपल से बात यह है कि टेक्नोलॉजी हमको बर्बाद कर रही है, वो हमारे रिलेशनशिप से दूर कर रही है, अपनों से दूर कर रही है। और यहाँ पर मुझे ज्यादा ज्ञान पेलने की जरूरत नहीं है। एपिसोड 4 एपिसोड की शुरुआत में ही डायरेक्टर भाई साहब हमको ये चीज दिखाते हैं, लव इज एटर्नल, मतलब प्यार अमर है। और इस एपिसोड का नाम है पिंकी। उसके बाद एक लड़की को दिखाया जाता है जो एक खूबसूरत ड्रेस ट्राई कर रही होती है और इसी लड़की का नाम है पिंकी। उसके बाद पिंकी अपने घर आती है जहाँ पर अपने पासवर्ड की मदद से अपने घर का दरवाजा ओपन करती है और इस घर के अंदर एक बंदा अपने लैपटॉप के सामने बैठकर कुछ लिख रहा होता है और इस बंदे का नाम है विवेक। और विवेक एक राइटर है जो फिलहाल बिजी में रहता है। लेकिन तभी पिंकी विवेक को अपना वो ड्रेस दिखाती है जो वो अभी अभी खरीद के आई है। तो विवेक बिना देखे पिंकी को कहता है हाँ ये ड्रेस अच्छी है। ये सुनने के बाद पिंकी विवेक के पास जाकर उसका लैपटॉप छीन लेती है और उसे डिस्टर्ब करने लगती है। विवेक पिंकी से कहने लगता है पिंकी प्लीज मेरा लैपटॉप मुझे दे दो, पब्लिशर वहाँ पर वेट कर रहा है, मुझे जल्द से जल्द ये स्टोरी पब्लिशर को भेज देनी चाहिए। लेकिन पिंकी विवेक की बातें एक भी नहीं सुनती और उसे सेड्यूस करने लगती है। और यहाँ पर मैं आपको ये बात बता दूं, इन जोड़ी को तो आप जानते हो ना, मैंने कुछ दिनों पहले एक मूवी एक्सप्लेन की थी आने वाले 24 घंटों में, यही है वो दो। और इन दोनों की फुटबॉल की मैच में वहाँ का बुक शेल्फ नीचे गिर जाता है और विवेक उस बुक शेल्फ को उठाने लगता है, बुक्स को रीअरेंज करने लगता है। और पिंकी विवेक को बताने लगती है कि जब हमारी नई नई शादी हुई थी उस वक्त मैंने इस बुक शेल्फ को लिया था और इसकी बिल अभी भी मेरे पास है। ऐसा कहना ही था, इनके घड़ी की घंटी बजने लगती है और विवेक पिंकी से कहने लगता है पिंकी वक्त हो चुका है, अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा। ये सुनने के बाद पिंकी वहाँ से जाने लगती है। इसका मतलब ये है कि पिंकी और विवेक ये दोनों वाइफ एंड हस्बैंड नहीं है। जी हाँ। और रास्ते में जाते जाते पिंकी की माँ पिंकी को फोन करने लगती है और इन दोनों की बातों से हमें ये बात पता चलती है कि पिंकी अपने मैरिज लाइफ से खुश नहीं है। उसके बाद पिंकी जब अपने घर आकर 2 मिनट की मैगी खा रही होती है कि तभी यहाँ पर पिंकी का हस्बैंड आता है और इसका नाम है हर्षा। और आज हर्षा ने पिंकी को एक ड्रेस गिफ्ट पे लाता है और पिंकी को बहुत रिक्वेस्ट करने लगता है, पिंकी प्लीज मेरे लिए तो सही एक बार इस ड्रेस को ट्राई कर लो,
तो बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद पिंकी मान जाती है और वो अपने रूम में जाती है चेंज करने के लिए। लेकिन पिंकी का मन नहीं होता कि वो इस ड्रेस को पहने, क्योंकि पिंकी अपने मैरिज लाइफ से खुश नहीं है। खैर पिंकी उस ड्रेस को बिना ट्राई किए बाहर आती है और वो ड्रेस हर्षा के हाथ में थमा देती है और कहती है वापस कर दो, मुझे नहीं चाहिए। और इस तरफ एक और बंदी का इंट्रोडक्शन होता है और इसका नाम है इंदु। क्या आपको नहीं लगता कि ये चेहरा कुछ जाना पहचाना सा है? याद आया कुछ? क्या मैं याद दिलाऊं? जेसी, हाँ यही बंदी है ये। और इंदु एक्चुअल से विवेक की पत्नी है। और इन दोनों की बातों से हमें ये बात पता चलती है कि इन दोनों की एक बेटी भी है जो फिलहाल कहीं पर गई हुई है। उसके बाद जब ये दोनों डिनर कर रहे होते हैं तो इंदु का बॉस इंदु को कॉल करता है और उसे एक ऑफर लेटर मेल पे भेज देता है। ये सुनने के बाद इंदु फौरन विवेक का लैपटॉप लेती है मेल चेक करने के लिए और वो विवेक से कहने लगती है कि मुझे जर्मनी में पोस्टिंग आई है और नेक्स्ट वीक ही हमें यहाँ से निकलना होगा। ये सुनने के बाद विवेक शॉक में रह जाता है। हमें का मतलब क्या है? मैं नहीं तुम्हारे साथ आने वाला, मैं यहीं पर रहना चाहता हूँ। तो इंदु कहने लगती है अरे तुम अकेले यहाँ पर कैसे रहोगे? और ऑफकोर्स जहाँ पर पत्नी होगी वहीं पर पति होगा ना। और तुम जर्मनी में रहकर भी अपना काम स्टार्ट कर सकते हो, वहाँ पर बैठकर तुम अच्छी तरह से लिख भी सकते हो। ये सुनने के बाद विवेक इंदु से कहने लगता है अगर तुम्हें इतना पसंद है कि हम दोनों एक ही जगह पर रहे तो तुम जर्मनी के ऑफर को ठुकरा दो, तुम भी यहीं पर रहो मेरे साथ। लेकिन इंदु इस बात के लिए मानती नहीं और वो जर्मनी जाना चाहती है। खैर थोड़ी देर बाद विवेक को उसका पब्लिशर कॉल करके ये बताता है कि इसकी बुक फिर से रिजेक्ट हो चुकी है और ऐसा तकरीबन 8 या 9 बार हो चुका है, जिसकी वजह से विवेक डिसअपॉइंट हो जाता है। और विवेक को हौसला दिलाने के लिए इंदु विवेक के पास आती है और उसे समझाने लगती है कि बड़े बड़े बुक्स भी काफी सारी बार रिजेक्ट होने के बाद भी मार्केट में आई है। खैर इस तरह से कहते हुए इन दोनों के बीच फिजिकल रिलेशनशिप होने लगता है। खैर दूसरे दिन पिंकी की डॉक्टर पिंकी को ये मैसेज करती है कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो और उसी तरह पिंकी को ये भी एडवाइस देने लगती है मुझे पता है तुम अपने शादी से खुश नहीं हो, लेकिन अगर तुम प्रेग्नेंट होना चाहती हो तो तुम अपने पति के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करना होगा। ये जान लेने के बाद पिंकी विवेक को फोन करती है, लेकिन विवेक का फोन स्विच ऑफ में रहता है। इसी तरह से 5 दिन बीत जाते हैं। तो 5 दिन के बाद भी पिंकी विवेक को कॉल करती है, लेकिन विवेक का फोन नॉट रीचेबल रहता है, स्विच ऑफ में रहता है। उसके बाद पिंकी विवेक के घर जाती है, वहाँ का पासवर्ड टाइप करती है, लेकिन वो पासवर्ड रॉन्ग होता है, मतलब विवेक ने अपना घर का पासवर्ड चेंज कर दिया। ये जान लेने के बाद पिंकी वापस अपने पति के पास आती है, क्योंकि आज हर्षा पिंकी को कहीं पर ले जा रहा है और ये बात टॉप सीक्रेट है। और देखते ही देखते हर्षा पिंकी को विवेक के घर ही ले जाता है और ऐसा देखकर पिंकी के अंदर घबराहट पैदा होने लगती है। उसके बाद ये दोनों विवेक के घर आते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको सिंपल से स्टोरी बता देता हूँ, सुनिए। एक्चुअल से इंदु विवेक को समझा लिया था कि वो भी इसके साथ जर्मनी आए, इसलिए ये दोनों इस घर को बेचना चाहते हैं और इंदु ने इस घर की एड पेपर में छपवा दिया था और इस एड को देखकर हर्षा इस घर को खरीदने में इंटरेस्टेड रहता है और इसीलिए हर्षा पिंकी को इस घर बुला ले आता है। और यहाँ पर एक और सीक्रेट बात यह है कि एक्चुअली पिंकी विवेक की एक्स वाइफ है और ये बात इंदु को पता है और इसी तरह हर्षा को भी पता है, लेकिन हर्षा नहीं जानता ये घर विवेक का ही है। और इसी तरह जब विवेक ने इंदु से शादी की थी, इंदु की ऑलरेडी शादी हो चुकी थी और इंदु की एक बेटी भी थी जो विवेक ने अपना लिया। खैर इसी बातों ही बातों में पिंकी मौका देकर विवेक के पास आती है और उसे पूछने लगती है क्यों तुम जर्मनी जा रहे हो, तुम्हारे करियर का क्या होगा? तो विवेक भी पिंकी को समझाने लगता है कि मैं वहाँ पर रहकर भी अपना काम कर सकता हूँ। उसके बाद पिंकी पूछने लगती है तो हमारे रिलेशनशिप का क्या होगा, मेरा क्या होगा? विवेक कहने लगता है अब हमारे दरमियान कुछ नहीं है, जब मेरे बुरे वक्त थे तुमने मेरा साथ छोड़ा, तुमने ही डिवोर्स के लिए अप्लाई किया था और इसी तरह मैंने तुमको डिवोर्स दे दिया और जब मैं एक पोजीशन पे खड़ा हूँ तो फिर से तुम मेरे जिंदगी में आना चाहती हो, ये कैसे पॉसिबल है? और इसी बातों ही बातों में पिंकी विवेक से झूठ कहने लगती है कि ये प्रेग्नेंट है और इसका बाप विवेक है। ये सुनने के बाद विवेक बेचारा शॉक में रह जाता है और तभी विवेक के कमरे में इंदु और हर्षा आते हैं और उसके बाद फाइनली पिंकी हर्षा से कहने लगती है कि हर्षा मैं प्रेग्नेंट हूँ। ऑफ कोर्स ये बात हर्षा के लिए शॉकिंग वाली बात होती है। यह सुनने के बाद इंदु विवेक से पूछने लगती है विवेक क्या तुम मुझ पर चीट कर रहे हो? ये सवाल सुनने के बाद वहाँ पर एक अजीब की खामोशी छा जाती है और ये चारों लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। उसके बाद फाइनली डायरेक्टर हमको ये मैसेज देते हैं कि प्यार अमर है और उसी तरह ख्वाहिश भी अमर है। मतलब इंसान की फितरत ही यही होती है कि जहाँ पर इसको कंफर्टेबल लगे
वो वहाँ पर जाना चाहता है। तो ये वेब सीरीज कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।